सभी देशवासियों को सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ विशेष प्रकार की भौतिक राशियां। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको दाब के बारे में बताया था। एक बात और बता देता हूँ, दाब एक अदिश राशि है। वहीं से स्टार्ट करते हैं। दाब एक अदिश राशि है। अच्छा, अब बताइए अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि जिसकी कोई दिशा ना हो, अदिश मात्रा तो हो उसकी लेकिन दिशा ना हो। जबकि एक होती है सदिश राशि, सदिश, ऐसी राशि जिसकी कोई ना कोई दिशा हो, सदिश राशि, यानी बिना दिशा के उस राशि का अस्तित्व संभव ना हो, यानी कि उसमें आपको दिशा या तो देनी पड़ेगी या उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई दिशा होगी। मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अदिश और सदिश राशियों की हम बात ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले दाब। दाब एक अदिश राशि है, ओके, समझना। इसी तरह से एक होती है दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस, जबकि दूसरी होती है विस्थापन। विस्थापन, ये दो चीजें होती हैं भाई, ध्यान रखना। एक होती है दूरी, एक होती है विस्थापन। दूरी को हम अंग्रेजी में डिस्टेंस बोल देते हैं, जबकि विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब ये लफड़ा क्या है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर समझते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, सुनना जरा ध्यान से। एक आदमी यहां खड़ा है ना। अच्छा, ये आदमी एक चौरस रास्ते से गतिशील हो सकता है क्योंकि उसके पास ये रास्ता ही चौरस है। ये भी 10 मीटर दूरी है, ये भी 10 मीटर दूरी है, ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, एंड देन ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 10 मीटर। आप देखो ये सारे 10-10 मीटर। बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ गति करता है तो हम बोलेंगे इसकी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर की इसने दूरी कवर की। अब मान लीजिए ये बंदा यहाँ से यहाँ चलता है तो अब टोटल दूरी होगी 10 और 10 20 मीटर की। समझना, अब ये बंदा अगर यहाँ चलता है तो इसकी कुल दूरी होगी 30, लेकिन इसकी प्रारंभिक अवस्था ये से अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी तो 10 ही हुई। बस यही विस्थापन होता है, समझने वाली बात है। दो अवस्थाओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जबकि अब वो बंदा यहाँ से यहाँ तक पूरा चल के आया, 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस कुछ नहीं, मतलब हम तो देखेंगे तो हमें तो डायरेक्ट दिखाई देगा कि हाँ वो रहा सीधा 10 ही मीटर की दूरी पे तो है। ये थोड़ी देखेंगे कि कहाँ से चल के आया। तो इसका मतलब मान लीजिए ये उत्तर दक्षिण है ना, पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं हैं अपने पास। तो अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन सीधा है। कहेंगे वो देखो सीध में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, उत्तर खड़ा है, दक्षिण में खड़ा है, पूरब में खड़ा है, एकदम सीधा बोलेंगे ना यार ये पश्चिम में खड़ा है, ये उत्तर दक्षिण के कोने पर खड़ा है, उत्तर और पूरब के कोने पर खड़ा है, ये पश्चिम और दक्षिण के कोने पे खड़ा है। कुछ ना कुछ करके दिशा तो दी जाएगी ना। तो जब विस्थापन होता है तो उसमें दिशा तो भाई बतानी पड़ती, नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक दिया ही होगा, कहीं ना कहीं से तो पता लग ही जाएगा दिशा का। यानी ये एक ऐसी राशि जिसमें मात्रा के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। कौन सी चीज? विस्थापन। जबकि दूरी एक ऐसी राशि है जिसमें अब आप क्या कहोगे, बंदा पहले उत्तर में चला, फिर उसके बाद में सीधे पश्चिम में आ गया, फिर उसके बाद फिर वापस दक्षिण में चला गया, ये कौन सी दूरी हुई, तो कौन सी दिशा हुई भाई? मात्रा तो है लेकिन दिशा तो नहीं पता ना कि अंत तो गत्वा वो कहाँ गया, ये तो नहीं। अब बाय द वे, इन केस अगर ये ऐसे करके पूरी दूरी कवर करके अगर ये यहाँ आ जाए तो वो तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला गया, इसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब दूरी तो 40 मीटर की कवर की, लेकिन बंदा वहीं आ गया, विस्थापन तो शून्य हो गया। तो जो चीज दिशा से संबंधित होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सदिश राशि। यानी विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। बंदा अपने आप डेली अपने घर से स्कूल जाते हो, मान लो 2 किलोमीटर आपका स्कूल है, तो 2 किलोमीटर आप गए, उसके बाद 2 किलोमीटर घर ही आते हो ना, इसका मतलब विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन डेली आपने 4 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं होता। अच्छा, एक और चीज इसी उदाहरण से दोबारा लेते हैं। जब तक तो वो बंदा सीधा चल रहा था तब तक तो उसकी दूरी और उसका विस्थापन सेम था। यहाँ से यहाँ तक गया, 10 मीटर का विस्थापन हो गया, 10 मीटर की दूरी होगी। इसका मतलब दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से यहाँ मुड़ा, फिर उसकी दूरी हो गई 10 मीटर और 10 मीटर मिला के 20 मीटर, लेकिन उसका विस्थापन तो ये कहलाएगा ना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सीधा विस्थापन तो ये तो पाइथागोरस से आराम से निकल सकता है। समझ गए क्या? पाइथागोरस से आराम से निकल सकता है। 10√2 यानी लगभग 14-15 के आसपास हो जाएगा, यानी कम हो गया ना। यानी कि स्टूडेंट ध्यान रखना, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होता है
या दूरी से कम होता है। कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये बात ठोक के दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत बार प्रश्न आता है, इस तरह से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करो। 9th क्लास वाले बच्चे भी स्पेशल ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट? पहला, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट लेस देन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट लेस देन डिस्टेंस। विस्थापन दूरी से कम नहीं हो सकता। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट नॉट ग्रेटर देन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस। कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। और तीसरा लिख दे बोथ, यानी उपरोक्त दोनों, और चौथा लिख दे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सब लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने बताई दिया आपको टॉपिक वाइज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है। और विस्थापन इज मतलब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इन डिस्टेंस डायरेक्शन का पता ही नहीं। देर इज़ नो एनी डायरेक्शन इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई, ध्यान रखना। तो यहीं से हम अदिश और सदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, मान लो हमने चाय की केतली उतारी, चाय की केतली उतार के नीचे रख दी। अब आप बताओ कौन से डायरेक्शन में हीट निकलेगी, ऊष्मा कहाँ से निकलेगी? हीट प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, बता सकते हैं आप? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। हीट तो चारों तरफ से निकलेगी। आप किसी चीज़ को आग पे रख दीजिए, हीट उसके चारों तरफ जाएगी, जितना है वो चारों तरफ से उसके अंदर जाएगी हीट। मतलब उसकी सिर्फ क्वांटिटी है हीट की ओनली क्या है? क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं है। तो जब किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको बोल देते हैं कि भाई उसमें क्वांटिटी है, उसका परिमाण है, उसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन मात्रा है। परिमाण मतलब मात्रा है, लेकिन उसकी दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? अदिश राशि। तो कुछ राशियां अदिश राशियों का उदाहरण है। तो जैसे दूरी अदिश राशि होगी तो चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि होगी। समझना ध्यान से, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। जबकि वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन बटा समय, है ना। इकाई समय में किया गया विस्थापन तो वेग कहलाता है। तो वेग तो सदिश राशि होगी क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। जबकि चाल एक अदिश राशि है क्योंकि दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो हम परिभाषा बना सकते हैं, इकाई समय में चली गई दूरी तो चाल कहलाती है, लेकिन इकाई समय में किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो अगर बंदा सड़क पे सीधे जा रहा है तो हम कहेंगे उसका विस्थापन और जो डिस्टेंस है, विस्थापन और जो दूरी है दोनों एक है, यानी उसकी चाल और वेग दोनों है, लेकिन दोनों एक है। लेकिन बंदा जैसे ही मुड़ा, भाई दोनों बदल जाएंगे। मुड़ते ही डायरेक्शन चेंज, तो अब तो उसकी सीधी दूरी काउंट की जाएगी ना विस्थापन के लिए। फिर जैसे जैसे मुड़ेगा वैसे वैसे उसका विस्थापन अब कम होता जाएगा और क्या बढ़ता जाएगा? दूरी बढ़ती जाएगी। तो विस्थापन हमेशा दूरी से या तो कम होता है या बराबर होता है, कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक बात हम समझ लिए। दूसरी बात हमने चाल समझ ली। एक होती है औसत चाल। तो कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं, और कुछ मैंने एक दो टीचर्स भी देखे थे, भाई मैं सबको तो ऐसा नहीं बोल सकता, सारे टीचर तो महान ही होते हैं, है ना। तो मैंने एक टीचर को भी देखा था, क्या होता है चाल का जो कुल चाल जो होती है, चाल को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। विस्थापन को s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं हिंदी में भी यही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चाल की बात अगर हम करें तो एक औसत चाल आती है। औसत चाल एवरेज स्पीड। औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, अर्थात कुल दूरी बटा कुल समय। आप इसके तर्ज पर औसत वेग, अब आप कहोगे कि भाई औसत वेग जो होगा, यानी कि ये तो है एवरेज स्पीड, है ना। स्पीड के ऊपर बार लगा देते हैं भाई, एवरेज के लिए ऐसे लगा देते हैं। तो ये एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो एवरेज वेग यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? ये भी तो देखो,
एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग कितना हो जाएगा, समझने वाली बात है ना। टोटल डिस्टेंस की जगह हम कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इस हिसाब से तो औसत वेग 0 हो जाएगा, है ना, गड़बड़ होगी ना आराम से। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए सदैव औसत वेग बराबर 2 वेगों का औसत निकाला जाता है। औसत का मतलब एक होगा वेग 1 और दूसरा होगा वेग 2, दोनों का वेग निकालेंगे तो औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने का एक और तो सूत्र होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हमारे पास वैसे तो 2 वेग होते हैं, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं इनिशियल वेग यानी u से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो अंतिम वेग होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 ये होता है। तो इसलिए इन दोनों में अंतर है भाई, ध्यान रखना। अब आपको ये भी बता दो कि प्रारंभिक वेग कौन सा होता है और अंतिम वेग कौन सा होता है। मान लो कोई ये कह दे कि 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती हुई बस ने अचानक ब्रेक लगाना शुरू किया और कुछ समय बाद वो रुक गई। इसका मतलब पहला वेग तो उसने दे दिया 25 मीटर प्रति सेकंड, तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। जबकि वो दूसरा कहता है, अब ये थोड़ी कहेगा कि अंतिम वेग 0 हो गया, वो तो हमें दिख ही रहा है ना, ब्रेक लगाने के बाद वो चीज़ रुक जाएगी। इसका मतलब इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से एक बॉल नीचे से ऊपर 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकी गई, तो अगर फेंक दी जाएगी तो 25 मीटर की रफ्तार से फेंक रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो वो फेंकते समय क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन पक्का है आपको ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी, तो जहाँ रुकेगी तो उसका फाइनल वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा उल्टा करके देखता हूँ। एक व्यक्ति स्थिर अवस्था में अपनी कार को एक्सेलरेट करता है, यानी चलाना शुरू करता है, और 5-6 सेकंड बाद में उसकी कार हो जाती है 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रारंभिक वेग तो दिया 0 क्योंकि पहले कार रुकी हुई थी ना, लेकिन बाद में उस मनुष्य ने अपना वेग कितना कर लिया, 25 मीटर प्रति सेकंड कर लिया। लो जी, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 25 मीटर। इसी तरह एक वस्तु जब ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है, तो भाई छोड़ने से पहले तो 0 ही थी, तो प्रारंभिक वेग ऊपर से नीचे छोड़ी हुई वस्तु का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जबकि जैसे ही वो वस्तु नीचे जाती है तो गिरने से जस्ट टकराने, पृथ्वी से टकराने से जस्ट पूर्व उसका मैक्सिमम वेग होता है। यहाँ से शानदार प्रश्न बनता है, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु का, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु का क्या, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जब वस्तु पृथ्वी पर टकराती है, धड़ाम, जब वस्तु चलना शुरू करती है। तीसरा, जब वस्तु के बीच में, मतलब कि 3 ऑप्शन हो गए ना। पहला ऑप्शन हो गया आपका जब वस्तु चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है। दूसरा है जब मध्य में होती है, मध्य में होती है। और तीसरा हो गया जब वस्तु पृथ्वी पर गिरती, पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी से टकराते समय। और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा पृथ्वी से टकराने से जस्ट पूर्व, जस्ट पहले। इसका सही उत्तर क्या होगा, किसी भी वस्तु का वेग सर्वाधिक कब होता है, उत्तर क्या होगा इसका, किसी भी वस्तु का सर्वाधिक वेग कब होता है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका। आप लोग 2, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, तो आप बताओ कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका। एकदम परफेक्ट आंसर क्या होगा, पृथ्वी से टकराने से जस्ट पहले। टकराने के बाद तो रुकी जाएगी ना वो वस्तु, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो अंतिम वेग भी वही होगा, टकराने से जस्ट पूर्व उसका अंतिम वेग होगा। तो चलो, ये तो कई बार पूछ सकते हैं इस तरह के प्रश्न। अच्छा, अब सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो सदिश और अदिश राशि को बहुत गहराई से समझा रहा हूँ। तो ऊष्मा क्या होती है बेटा, आप सभी लोग बताओ, सभी स्टूडेंट्स बताओ, ऊष्मा क्या होती है, किसे कहते हैं ऊष्मा। व्हाट इज हीट, हीट क्या होती है, ऊष्मा। ऊष्मा चारों तरफ से निकलती है, चारों तरफ से निकलती है, सिर्फ इसकी क्वांटिटी है, दिशा विशा तो नहीं है, है ना। चाय की केतली उतारो ऐसे, क्योंकि वो देखो पूर्व दिशा से ज्यादा ऊष्मा निकल रही है, ऐसा होता है क्या कभी, कभी नहीं होता। इसका मतलब ऊष्मा चारों तरफ से निकलती है। तो ऊष्मा कौन सी राशि होगी, अदिश राशि हो गई, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से जब ऊष्मा अधिक राशि है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों एक ही होते हैं, होते तो एक ही है, तो समझ ही गए होंगे ना आप। ठीक है, तो फिर ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है, कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा। अच्छा, अब देखिए बल की बात करते हैं। ऐसा कभी हुआ है
कि आपने जिस दिशा में बल लगाया उस दिशा में विस्थापन, मेरी बात सुनना, बल द्रव्यमान और त्वरण दोनों पे निर्भर करता है, पुलिंग या पुशिंग, इसके अलावा कोई तीसरी बात तो नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को पुश करोगे तो किसी न किसी दिशा में पुश करोगे, आप किसी चीज़ को पुल करोगे तो किसी न किसी दिशा में पुल करोगे, खींचोगे, ठीक है। आप ऐसा है, चाहे आप कोई एरोप्लेन से किसी चीज़ को नीचे गिराओ तो भी वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आएगी, देखो दिशा है, ठीक है। और अगर आप किसी पेड़ पर से किसी चीज़ को गिराओ तो भी वो नीचे ही आएगा। न्यूटन के भी सर पे ऐसे ही करके गिरा था, ये नहीं कि नीचे से ऊपर जाता, डायरेक्शन तो एक ही है ना। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। तो फोर्स सदिश राशि है तो ध्यान रखना, भार भी क्या है, भार, भार, भार का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब तो बल होता है, लेकिन भार क्या होता है, बल यानी कि फोर्स, ओके। भार क्या होता है, वेट, WEIGHT, वेट, ठीक है। वेट कहते हैं ना, यार तो बहुत भारी है, किसी को उठा लो तो कहते हैं यार तो बहुत भारी है ना, तौल के देखना ये कितनी भारी है, तो ये हम लोग गलत बोलते हैं। भार एक प्रकार का बल होता है, जबकि वो जो तौलने से जो चीज़ हमें मिलती है ना वो द्रव्यमान होती है। जैसे हम 5 किलो आलू लेकर आते हैं, 5 किलोग्राम आलू लेके आते हैं, तो ये भार थोड़ी है, ये क्या होता है, ये इसका द्रव्यमान होता है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, जबकि भार का मात्रक तो बल होता है। भार क्या होता है मैं समझाता हूं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी 10 न्यूटन की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है, या यूं समझ ले 1 किलोग्राम की वस्तु को जब पृथ्वी 9.8 न्यूटन के वेग से नीचे खींचती है, इतने बल से नीचे खींचती है, तब उस चीज़ का भार पैदा होता है, वो भार होता है। अर्थात यदि हम द्रव्यमान को 9.8 यानी लमसम 10 से गुणा कर दें तो वो भार में बदल जाएगा। यानी अगर मैं 50 किलो का हूँ, 50 किलोग्राम का हूँ, तो वो मेरा द्रव्यमान है। लेकिन पृथ्वी मुझे प्रति 1 किलो के हिसाब से, प्रति 1 किलो को 10 न्यूटन के हिसाब से खींच रही है, तो मुझे तो 50 न्यूटन से खींच रही है ना, क्योंकि मैं तो 50 किलो का हूँ। यानी कि अगर मेरा भार निकालना हो एक प्रकार का, तो मुझे 10 से गुणा करना पड़ेगा, मुझे मेरे द्रव्यमान को। यानी 50 किलो को मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो 500 न्यूटन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधे पूछते हैं कि फलाने का भार इतने न्यूटन है, तो यार ये तो न्यूटन में है, तो ये तो भार है ना। तो भार क्या होता है, बल होता है। तो भार हो चाहे बल हो, दोनों ही क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। समझना ध्यान से, दोनों के दोनों कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। जबकि द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान भाई 5 किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम स्पेस में भी तो 5 किलोग्राम होगा, चंद्रमा पर जाएंगे तो भी तो 5 ही किलोग्राम होगा, और पृथ्वी पे भी 5 ही किलोग्राम होगा। द्रव्यमान तो नहीं बदलता, द्रव्यमान फिक्स राशि है। द्रव्यमान का दिशा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन सब का दिशा से लेना देना है। दिशाओं का फर्क पड़ता है इस पर, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इस पर बल लगाते हैं, है ना। और ये भी बल है, और बल द्रव्यमान गुणा उसमें उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। और त्वरण दिशात्मक होता है ना, गति की दिशा में लग रहा है कि गति की दिशा के अलग दिशा में लग रहा है ना। तो दिशात्मक होने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये दिशात्मक हो जाते हैं। इसमें क्वांटिटी भी और दिशा भी है, जबकि भार और बल में, जबकि द्रव्यमान में नहीं है। द्रव्यमान दैट इज मास, MASS, मास क्या है, स्केलर यूनिट है, अर्थात अदिश राशि है। तो इस तरह से कुछ राशियां तो आपको पता लग गई होंगी, पल्ले पड़ी होंगी दिमाग में कि हाँ ये वाली राशि अदिश और ये वाली सदिश है। बहुत ज़्यादा पेपर में यही पूछते हैं, गारंटी। आप पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, निम्न में से कौन सी राशियों का समूह अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी राशियों का समूह सदिश राशि है ना। आज तो ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको मैं कुछ क्लियर कर सकूँ, बेसिक नॉलेज है। इसमें कोई प्रश्न बनेगा ना तो इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं होलसेल में आपको इतने प्रश्न पूछ लूँगा कि आप मतलब एकदम हर चीज़ बता पाएंगे। बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व का सिंपल मतलब होता है घनापन। घनत्व का क्या मतलब होता है, घनापन। मैं इसको मिटा दूं आराम से, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, समझ तो आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है घनापन, अर्थात किसी भी चीज़ के अंदर कितना घनापन है, यानी वो कितने आयतन को घेरती है और कितना भार है उसमें, यानी इकाई आयतन का भार घनत्व कहलाता है। यहीं से हमारा बनता है घनत्व। घनत्व को कुछ लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग डी से, डी फॉर डेंसिटी। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। आप लोग मार्केट से कभी भी ऑयल लेकर आते हैं, है ना, तो जाके जो मार्केट वाला बंदा होता है, जो दुकानदार होता है, उसको ये थोड़ी बोलते हैं कि भाई साहब 1 लीटर सरसों का तेल देना। हम तो सीधे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भैया 1 किलो तेल देना, जबकि वो तेल 1 किलो नहीं होता है, वो तेल होता है नेट 1 लीटर, अर्थात उसका आयतन होता है,
आयतन लीटर में होता है, जबकि उस पर भार भी तौल के लिखा हुआ होता है। उसका भार होता है 910 ग्राम, या अगर मोटे मोटे रूप में कहें तो 0.91 kg, 0.91 kg का होता है, वो 1 किलो का नहीं होता है। अर्थात 1 लीटर तेल को अगर हम तौलें तो वो सिर्फ 910 ग्राम का होगा। लेकिन अगर 1 लीटर पानी को तौलें तो 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम का होगा। अब बताओ ज़्यादा भारी कौन है? सेम सेम है आयतन दोनों का, एक का आयतन 1 लीटर है, दूसरे का आयतन भी 1 लीटर है, लेकिन एक को तौला तो वो 1 किलोग्राम का था, जबकि दूसरे को तौला तो वो 0.91 ग्राम का था। यानी हल्का हुआ कि नहीं हुआ, है ना? इसका मतलब इसका घनापन ज़्यादा है। ये अगर इकाई, कोई भी इकाई आयतन ले तो उसका जो भार है ये तुलनात्मक रूप से तेल से तो ज़्यादा है, तेल का तो भार कम हुआ भाई। समझ रहे हैं? इसी को घनत्व कहते हैं, इसी को कहते हैं घनापन अर्थात घनत्व। तो समझना ध्यान से, घनत्व की परिभाषा क्या होती है? द्रव्यमान बटा आयतन। यहाँ से कुछ शानदार प्रश्न बनते हैं, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ आज, आप लोग सिर्फ समझते जाइए। तो 1 किलो पानी था भैया और उसका आयतन भी 1 लीटर था, है ना? तो पानी का तो चलता है, तो फिर पानी का आयतन घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो भाई पानी का आयतन, द्रव्यमान कितना था? 1 किलोग्राम, जबकि उसका आयतन कितना हो गया? 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? घनत्व का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम प्रति लीटर या किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर, है ना? क्योंकि इसमें जो ये जो प्रति लगा है ना, इससे पहले तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा और इसके बाद में किसका मात्रक हो जाएगा? आयतन का। तो अगर एसआई मात्रक लिखना चाहें हम, अगर एसआई मात्रक लिखना चाहें तो एसआई मात्रक क्या बनता है? जरा आप लोग ध्यान से देखना। घनत्व यानी डी का एसआई मात्रक क्या होता है? क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, जबकि आयतन का एसआई मात्रक किलो लीटर होता है, यानी कि मीटर क्यूब कह दो तो भी वही बात, किलो लीटर कह दो तो भी यही बात। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? वो आपको 4 ऑप्शन भी दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, निम्नलिखित में से घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? केजी प्रति लीटर, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन किलोग्राम प्रति किलो लीटर, सी ऑप्शन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और डी ऑप्शन उपरोक्त सी व बी व सी। तो बताओ सब लोग स्टूडेंट्स कि इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त बी और सी, क्योंकि किलो लीटर को ही हम मीटर क्यूब कहते हैं। तो ऐसा ही मात्रक पूछे तो ये दोनों, वैसे तो ये मात्रक भी बड़ा पॉपुलर है, ये भी चलता है, किलो लीटर, किलोग्राम प्रति लीटर, और कई बार ग्राम प्रति लीटर भी चलता है। ग्राम प्रति लीटर भी इसका एक मात्रक बन सकता है, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में भी लेते हैं। अब तो ये थी बात घनत्व की। अब सुनना बेटा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना कि पानी का तो घनत्व 1 होता है, यानी अगर कोई चीज़ पानी से भारी होगी तो उसका घनत्व 1 से ज़्यादा होगा, और जब कोई चीज़ पानी से हल्की होगी तो उसका घनत्व 1 से कम होगा। तो जब किसी चीज़ को पानी से तुलना की जाती है तो उसको हम आपेक्षित घनत्व बोलते हैं। समझ गए? आपेक्षित घनत्व। तो जब किसी वस्तु का आपेक्षित घनत्व अधिक होता है, यानी पानी से अधिक होता है, तो वो वस्तु पानी में डूब जाती है। लेकिन जब किसी वस्तु का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कम होता है, यानी कि पानी से कम होता है, आपेक्षिक घनत्व कम होने का मतलब पानी से कम होना है, तो वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि वस्तु पानी से हल्की होगी ना। यानी उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होगी, तभी तो वो पानी की जगह ले लेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अगर घनत्व किसी वस्तु का पानी के घनत्व से कम है तो वो पानी में ऊपर तैरती रहेगी। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यही रीज़न है कि भाई देख लो, 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1000 ग्राम था, जबकि 1 लीटर तेल को तौल के देख लेना, वो 910 ग्राम आएगा। वो 90 ग्राम कम हो गया पानी से। सेम। इसीलिए जब तेल को पानी के ऊपर डाला जाता है तो तेल हमेशा पानी के ऊपर रहता है। क्यों रहता है ऊपर? इसका एक कारण है। पानी से ऊपर रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो उसका घनत्व कम होता है। अब इसी तरह से देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी आयतन के प्रतिलोमानुपाती, यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखना कभी भी फ्रिज में अगर आप फुल डोंगे में पानी भर के रख दो तो ऊपर ना एक शंकु बना हुआ आता है सुबह, मतलब कि जब हम सुबह आँख खोलते हैं और उसमें से बर्फ़ निकालते हैं तो ऊपर एक डेला सा बना हुआ होता है, शंकु सा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बर्फ़ बनती है, पानी जैसे ही बर्फ बनता है फैलता है, यानी उसका आयतन बढ़ता है तो उसका घनत्व अपने आप ही क्या हो जाता है? कुछ कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि पानी का जो बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या होता है? थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसका तो फैल गया है ना, क्योंकि पानी ही था लेकिन फैलने के बाद उसका घनत्व कम हो गया और वो ठोस रूप उसने ले लिया है। इस वजह से पानी का घनत्व
इसके बर्फ़ के घनत्व से ज़्यादा होता है, जबकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। यही रीज़न है कि लोहे के बड़े बड़े जहाज जो होते हैं अंदर से खोखले होते हैं, तो खोखले होने की वजह से उसका आपेक्षिक घनत्व पानी से कम हो जाता है और वस्तु आराम से तैरती है ना। जबकि लोहे के बड़े बड़े ठोस पदार्थ जैसे बॉल है ना, ऑलपिन वगैरह, ये सारी की सारी नीचे धड़ाम से डूब जाती है। क्यों? क्योंकि उसका आपेक्षिक घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, 2 होता है, 3 होता है। मतलब 1 लीटर अगर लोहा ले लेना तो वो 1 किलो का नहीं होगा, तो 5-6 किलो का हो जाएगा, है ना। जबकि 1 लीटर पानी ले लें तो वो तो 1 ही किलो का होगा, तो वो तो 5-6 किलो का होगा, तो बहुत भारी हो गया। यानी उसका द्रव्यमान घनत्व क्या हो गया, घनापन वो और ज़्यादा हो गया। तो अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होने की वजह से वस्तु डूब जाती है, और यदि वस्तु का जो अपेक्षित घनत्व कम है तो वो पानी पे तैरती रहती है। तो ये भी एक नियम है, इसको थोड़ा सा शॉर्टली बोला गया है ना, समझ गए। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को घनत्व के बारे में, है ना। हमारे पास 2 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। तो घनत्व क्या होता है, घनापन। अच्छा, घनत्व से रिलेटेड यदि किसी पानी में कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए जिसका घनत्व जल के घनत्व के बराबर है, तो उसको अगर वो ऊपर तैर रही है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि भाई कोई वस्तु जिसका घनत्व जल के घनत्व के समान है और वो वस्तु तैर रही है, उसको बीच में डुबोगे छोड़ दोगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, वो बीच में डुबोगे तो बीच में भी वो बनी रहेगी, क्योंकि उसका जल घनत्व तो जल के घनत्व के समान है। उसको डुबो दोगे तो डूब भी जाएगी। इसका उत्तर क्या होगा, वो ऐसे पूछेगा कि भाई अगर डुबो देंगे तो क्या होगा, तो इसका 4 ऑप्शन दे देगा कि वो तेजी से ऊपर आएगी। तो ज़्यादातर बच्चे यही लगा लेंगे, हाँ ये सही है, कोई तैरती हुई चीज़ को डुबोएं तो वो तेजी से ऊपर आएगी। गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर उसका घनत्व समान है ना, तो वो वस्तु को आपने जहाँ छोड़ा है ना पानी में, वो वहीं रहेगी। ये पेपर में एक बार प्रश्न आया हुआ था, SSC की परीक्षा में आया हुआ था, और आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, आप सब लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बर्फ़ के बारे में था। अब अगली चीज़ जो है मैं अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।